ये स्टार्ट सर। सो अभी हम लोग अभी केवल 5 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो क्या हम इंतजार करें बाकी सबका ज्वाइन करने के लिए या अभी स्टार्ट कर नहीं दें? डॉक्टर साहब कंटिन्यू कर ले, जो आते रहेंगे मैं ऐड ऑन करता रहूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में शायद हमने ये सोशियोलॉजी ऑफ जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है। सो बेसिकली जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो डील करता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है और जो समाज है उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या प्रभाव है। ये दोनों चीजें जो हैं वो हमने यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। सुनील जी मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन करनी है। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ मेरी एक कुछ ड्राफ्ट नोट्स हैं वो मैं प्रेजेंट करूं, लेकिन मैं एक्चुअली कर नहीं पा रहा हूँ वो। बताइए डॉक्टर साहब, मैं बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी वर्बली ही बात कर लेता हूँ और ओके, लेटर जो नोट्स हैं वो हम लोग शेयर कर लेंगे स्टूडेंट्स के साथ। चलिए प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो जानने का प्रयास हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव जो है वो लाती हैं। ठीक है, और हम लोग बचपन से ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, पढ़ते हैं, और हमारी जो सोशलाइजेशन होती है जो स्कूल में होती है उससे हम दुनिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही पता चलता है। और ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ये पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते हैं। हालांकि जो स्कूलिंग है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनके जो प्रभाव हैं ये हर व्यक्ति पर एक अलग थलग तरीके से पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं या एक डिफरेंट ग्रुप से आते हैं, एक बैकग्राउंड से आते हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। ठीक है? अगर हम कहीं पर भी देखते हैं जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है या हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होती है, उसका प्रभाव अलग ढंग से इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ हमारे पास प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ हमारे पास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है इसलिए हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो इसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी तंत्र में ही अपनी पढ़ाई जो है वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर काफी रह जाता है। उसका उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एक अच्छी हायरार्की से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सरकारी तंत्र में, सरकारी स्कूल में वो एडमिशन उनका हो जाता है और यहाँ पर हमारा जो फ़र्क है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो इन चीज़ों के ऊपर बात करती है कि जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कुछ सीखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी पर कैसा प्रभाव जो है वो डालती है। आप कभी भी देख लें कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत अलग थलग ढंग से हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, हमारी सोशलाइजेशन करता है, हमारी सोचने की क्षमता को बनाता है, और हम अपने समाज को किस नजरिए से देखते हैं ये वो भी डिसाइड करता है। अ,
तो जो एजुकेशन है हमारे, वो हमारे समाज को किस तरह से बनाती है, हमारा प्रयास ये है आज ये समझने का कि जो भी हम पढ़ते हैं उससे हमारा जो समाज है वो कैसे बनता है। इसमें दो तरह की थ्योरीज जो हैं उसका व्याख्यान जो है वो अमूमन किया जाता है, हालांकि तीन है वो, लेकिन आज हम दो जो थेरीज हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा अ, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक तो है जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच है हमारी। फंक्शनलिज्म अप्रोच ये बात करती है कि जो समाज में चीजें हैं, हर एक चीज का कोई ना कोई फंक्शन है, और जो एजुकेशन है वो हमारे समाज को स्मूथली चलाने के लिए कैसे जिम्मेदार है। इसमें दो तरह के फंक्शंस की हम बात भी कर सकते हैं, जैसे एक मैनिफेस्ट फंक्शन है और एक लेटेंट फंक्शन है। तो मैनिफेस्ट फंक्शंस काफी हद तक जो हैं वो काम करते हैं, जैसे हम पढ़ाई के माध्यम से जो है समाज को समझते हैं, हम वहाँ पर अपने कल्चरल नॉर्म्स, अपने वैल्यू सिस्टम जो है उनको समझने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं। इससे हमारा सोशल इंटरेक्शन जो है वो अच्छा होता है। हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा जो व्यक्ति, जो जो मेरा कलीग है, जो मेरे साथ पढ़ रहा है, वो किस बैकग्राउंड से है। अभी आप देखते होंगे जब आप भी स्कूल में थे, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में थे, तो जब आप टिफिन बॉक्सेस लेके आते थे अपने साथ में, तो आपका अपने टिफिन बॉक्स के अलावा दूसरे के टिफिन बॉक्स पे हमेशा ध्यान रहता था। उसका रीजन ये है कि हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे कलीग है, हमारे साथ जो पढ़ते हैं, उनके घर में क्या चीज बनती है और वो क्या लेके आते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई कलीग है जो साउथ इंडियन हैं, जो हो सकता है जिनके पेरेंट्स का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ हो और वो आप ही के स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हो, या आपके ही कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनके खाने को देखते हैं या उनकी भाषा को समझते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा चेंज रहता है। अब जैसे मान लीजिए आप पंजाब से हैं, तो पंजाब का जो खाना है वो थोड़ा डिफरेंट तरह से कुक होता है, और जो साउथ इंडिया से हैं या सेंट्रल इंडिया से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनका जो खाना है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें अपनी जो कल्चर है पूरे देश का, या हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, हमारा जो नजरिया है वो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे सोशल नॉर्म्स और अपनी जो कल्चरल वैल्यू सिस्टम है उस पे उसको एक्सपोज हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाते हैं, हम जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल वहां पे जाके पढ़ाई ग्रहण करना, जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं वही हमारा एम नहीं होता है। हमारा ये भी एम होता है कि हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं लोग, वो कौन है, क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उससे हम क्या सीखते हैं। एक एक चीज जो हम लोग सभी अपने अपने स्कूल्स में सीखते हैं वो ये है कि हम लोग को इंटीग्रिटी जो है उसको प्रमोट करना है। हमें जो हमारे फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और यहाँ से ही हम एक दूसरे के जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं कि दूसरे का कल्चर क्या है। हम लोग बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि आपको शेयरिंग करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपके पास है तो वो आप अपने तक ही सीमित रखें। आपने वो चीज़ें जो हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके क्लासरूम्स में हैं, उनके साथ शेयर करनी है। उसका कारण यही है कि जब आप उनसे शेयर करेंगे तो, और वो आपसे शेयर करेंगे, तो आप एक दूसरे के करीब आएंगे और आप एक दूसरे को समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो होगी। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप अच्छी मित्रता बनाते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं अपने कलीग्स में से, तो आप उनके घर भी जाते हैं, आप उनके घर का माहौल देखते हैं, उनकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं, उनके पहरावे को देखते हैं, उनके खाने को देखते हैं, उनके घर के इंटीरियर्स को देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप दूसरों के घर में जाते हैं तो दूसरे भी आपके घर में आते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो उनको उनके घरों में नहीं मिलती हैं, दिखती नहीं हैं।
तो वो चीजें जब वो दूसरों के घरों में देखते हैं तो उसको समझने का, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है दूसरे की चीज को देखने की और समझने की। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली प्रमोट करती हैं हमारी सोशल इंटीग्रेशन को, हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम। तो ये जब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ये बात करता है दैट वी प्रमोट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड। जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कोई चीज सही या गलत यहाँ पर नहीं होती है। सही और गलत होता है हमारा दुनिया को देखने का नजरिया, किस तरह से हम किसी चीज को देखते हैं। अब मान लीजिए बचपन से ही अगर हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि कोई एक सेक्ट है जो अच्छा नहीं है, कोई भी XYZ सेक्ट है या पर्टिकुलर कास्ट है या पर्टिकुलर रिलीजन है, उसको लेकर हमारी बचपन से ही ऐसी सोशलाइजेशन हो जाती है। तो जब हम ग्रो करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर सेक्ट को, उस पर्टिकुलर रिलीजन को, उस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम को बायस्ड नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि हमारी बचपन से ही जो सोशलाइजेशन है वो ऐसी रही है। आपने देखा होगा कि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जिनका जिनका मेन एम होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग प्रमोट करें, हम बताएं। उसमें क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर एक ही रिलीजियस सिस्टम की वैल्यूज को पढ़ते हैं, समझते हैं, नॉर्म सिस्टम को समझते हैं, तो हम उस तक ही सीमित रहते हैं, हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि बाकी के जो रिलीजन है, कल्चरल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, सेक्ट्स हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पाते और हमारा जो नजरिया है वहां पर बायस्ड हो जाता है। शुरुआत में जब स्कूलिंग शुरू हुई, एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, प्रिविलेज सोसाइटी से हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो वही एजुकेशन सिस्टम को एक्सेस कर पाते थे। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, जो मिडिल और लोअर रंग से होते थे, तो वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थी उन्होंने इस चीज का जिम्मेदारी लिया कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे थ्रू आर रिलीजन। बट वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना होने के कारण जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको हम इम्पार्ट करेंगे उन लोगों को जो कि प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहां से बदलाव आना जो था वो शुरू हो गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको ही प्रमोट किया जाए। मान लीजिए एक नॉलेज है, एक नॉलेज काफी देर से है, काफी सालों से है, और जो हमारे टीचर्स हैं हमें वही एजुकेशन जो है वो द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इम्बाइब करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मेरे जो टीचर हैं पिछले साल भी 10th स्टैंडर्ड को उन्होंने ऐसा ही कुरिकुलम जो है वो टीच किया है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज। लेकिन एक होती है न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज आती है जो नए नए सर्कमस्टांसेस हम फेस करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम सभी ने कोविड को फेस किया है, तो इससे पहले कभी भी कोविड जो था हमने फेस नहीं किया था। पहले कोई भी महामारी आती थी लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे वो चलते रहते थे। तो हम क्या था, हम एक फिजिकल एजुकेशन सिस्टम में जाते थे जहां पर हम बैठ सकते हैं, हम अपने टीचर को देख सकते हैं, जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि कोविड के करके जो लॉकडाउन हो गया और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थी वो बंद हो गई, तो उसकी वजह से हमें एक नया माध्यम मिला पढ़ने का, जो हम जैसे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। ये पहले नहीं था, हमें या पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम भी होता है। तो ये हमारे लिए एक न्यू नॉलेज थी। तो जो लोग कंप्यूटर सेवी नहीं थे, टेक्नोलॉजी सेवी नहीं थे, उन लोगों ने भी इसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही लग रही हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं जो KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड या इस तरह से हैं, आप देखिए कि उनका एक्सपोजर जो है इस न्यू नॉलेज से कितना ज्यादा हो गया। लेकिन हम जो इतने बड़े उम्र के हैं, जिन्होंने इतने साल एजुकेशन को ग्रहण किया है,
हम लोगों के लिए ये चीज भी नहीं है, और शायद हम लोग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे फ्यूचर में, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कई लोग जो हैं उनको टेक्नोलॉजी जो है, जो 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 ये माध्यम है पढ़ने का या पढ़ाने का, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी कई लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी इंटरनेट नहीं अवेलेबल है, किसी के पास बहुत अच्छी जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो नहीं है हाई कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस नया माध्यम जो है, एक नई जो एजुकेशन है, नई जो लर्निंग है, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि बहुत साल हो गए हैं हमें वही ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू पढ़ते हुए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि जब जब पुराना टाइम की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरी सिस्टम होता था वो मैनुअल होता था। तो हम लाइब्रेरी में जाते थे, एजुकेशन जो जो भी मतलब लाइक जैसे हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को ही पढ़ना है, तो मैं वहां पे ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था, मैं वहां पर जाता था, एक किताब जो थी उसको निकालता था और उस किताब को पढ़ता था। या मैं क्या करता था, मैं उस किताब को इशू करवा लेता था और घर ले आता था, मैं पढ़ता था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो अभी डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। तो आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बैठे बैठे आप उस बुक को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जैसे किंडल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईज हो गई पढ़ाई करने की भी, समझने की भी। लेकिन जो लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ना अच्छा समझते हैं, फिजिकल एक बुक को रीड करना अच्छा समझते हैं, उनके लिए भी वही सिस्टम जो है वो अच्छा है। एक मैं और उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे कि कई सालों से हम न्यूज़पेपर को फिजिकली पढ़ रहे हैं। एक न्यूज़पेपर वेंडर आता है हमारे घर पे, न्यूज़पेपर ड्रॉप करके जाता है और हम उस न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो न्यूज़पेपर है वो भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी ई कॉपी मिल जाती है, हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या है, वो सब चीजें जो हैं कई लोग ग्रहण नहीं कर पाते। कई लोगों के लिए ये चीज जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत हैंडी है कि हम घर बैठ के ही आराम से पढ़ लेते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोविड के टाइम पर भी एक प्रॉब्लम आई थी हमें, जब हमने ये सुना था कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उस पे भी जो वायरस है वो रह सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर जो था वो पढ़ना बंद कर दिया था। तो ऐसे टाइम पर हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम ऑनलाइन ही न्यूज़पेपर को रीड कर लें। सो ये नई इन्वेंशन है। तो ये जो एजुकेशन है हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं प्रदान करती है, ये नई नॉलेज जो है वो भी हमें प्रोवाइड करती है। हर साल बहुत सारी नई रिसर्च होती हैं, बहुत सारे नए शोध होते हैं, बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस होती है, डिस्कवरीज होती हैं। जब हम रीड करते हैं तो हम ये सारी चीजें जो है उनको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा एक वर्क फोर्स को क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसने एजुकेशन को ग्रहण नहीं किया है, तो आने वाले समय में जब जॉब्स की बात आती है तो हमें जॉब्स लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मैं फैक्ट नहीं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन जो स्टूडेंट्स इग्नू से पढ़ाई करते हैं उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन मोड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मार्केट में जाना होता है, जब उनको जॉब लेनी होती है, तो उनसे यही पूछा जाता है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ग्रहण करी है। तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि हाँ, अगर डिस्टेंस एजुकेशन लिया गया, ये बंद हो जाए, बंद हो जाए। तो ये चीज कही जाती है कि अगर किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपनी एजुकेशन करी है तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको ये फीस होता है कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी एजुकेशन के ऊपर, या हमारी कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि हम रेगुलर एजुकेशन नहीं अटेन कर सकते, हम जॉब के साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, तो उन लोगों को एक टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हालांकि मैंने ये देखा है कि ये कोई बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है कि अगर किसी ने रेगुलर एजुकेशन ही लिया है वो ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है समाज में, सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं और इसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि हमारी जो स्किल्स हैं वो इससे इम्प्रूव होती हैं। नेचुरली जब आप एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं तो क्योंकि वहां पर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आप पैसा खर्च करते हैं, तो आपके पास नई नई जो वे ऑफ एजुकेशन है, नई नई वे ऑफ लर्निंग जो है वो आपको दिए जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा इन्वेंटिव मेथोडोलॉजी होती है पढ़ाई करवाने की बच्चों को, कि बच्चे जो हैं वो नए नए तरीके से पढ़ाई करें। जैसे हमारे टाइम पे राइम्स नहीं होती थी, हमारे टाइम पे इस तरह की स्टोरीज नहीं होती थी, हमारे टाइम पे एनिमेटेड वीडियोस नहीं होती थी बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन जब आप वेस्टर्न वे ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर ये चीजें बहुत पुरानी है। वहां पर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, रीड नहीं कर पाते, उनको एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से ये चीज सिखाई जाती थी या उनको पढ़ाया जाता था, और वो भी एक वे ऑफ लर्निंग है। अब जब हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं और खास करके हम जब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, इतनी ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हैं उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा पैसा लगा के पढ़ते हैं। लेकिन मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने हार्डकोर एजुकेशन सिस्टम को ग्रहण किया है, वो अपनी जिंदगी में काफी आगे निकले हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं उनकी बात करता हूँ कि वो भी सरकारी स्कूल से ही निकले हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो एजुकेशन जो है उन्होंने उनको किस रैंक तक पहुंचा दिया, आप ये देखिए। सो मेरा अपना मानना है जो हमारी अपना एक वे ऑफ लर्निंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, चीजों को देखने का नजरिया है, स्किल्स को अडेप्ट करने का नजरिया है, प्रैक्टिस करने का नजरिया है, वो ही ये डिसाइड करेगा कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ तक जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो नेचुरली ये सारी चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं। अब आप मान लीजिए कि आप किसी बहुत अच्छी एक सीएसआर में या आप कॉरपोरेट हाउस में या बीपीओ में काम करना चाहते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो डिग्री आपने कहाँ से ली है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बड़े महंगे या उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई करी है जो जिसके कुछ सेंटर्स इंडिया में हैं, कुछ सेंटर्स बाहर हैं, जैसे पिलानी है, बिट्स पिलानी है, तो एक स्टैम्प जो है वो आपके ऊपर लग जाती है कि यू आर प्रोडक्ट ऑफ पिलानी, बिट्स पिलानी। उससे क्या होता है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जॉब के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। उसमें कि आपको नौकरी मिलने का जो जो आपके चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और नेचुरली क्योंकि आपने इन्वेस्ट ज्यादा किया है तो आपकी जो सैलरी है वो भी काफी हाई स्केल से स्टार्ट होती है। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं काउंट करती हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इसकी, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सोशल स्टेटस की भी बात करती है। एक जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्क्राइब्ड और अचीव स्टेटस की हम बात करते हैं। माँ बाप से, अपने परिवार से हमने अचीव करके हासिल किया है। यह मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बहुत सारे जो लोग निकलते हैं, वो बिहार से काफी जो लोग हैं वो निकलते हैं। तो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखिए तो वो उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं रहा है, उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिली हैं, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जो है उसको अडॉप्ट किया, ग्रहण किया, और जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, हार्ड कोर अपने एफर्ट्स दिए, और एक 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 सरकारी तंत्र में उन्होंने अपनी जगह बनाई। हम कई सारे ऐसे अपने टीवी चैनल से प्रोग्राम्स भी देखते हैं जिसमें हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों से को देखते हैं जो लोग बहुत मेहनत से, बहुत पिछड़े हुए बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी जिंदगी में इस मुकाम को हासिल करने की। तो ये हमारे लिए उदाहरण हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में राइज करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा महंगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नजरिया है वो जरूर बदल जाता है, क्योंकि वहां पर मुझे मेरे ही तरह के लोग जो है वो मिलते हैं,
मैं अपने ही तरह के लोगों को देखता हूँ और मुझे लगता है यही दुनिया है, मुझे लगता है यही रियलिटी है। तो इस तरीके से मैं अपनी दुनिया को देखना शुरू के बारे में एक नजरिया बना। लेटेंट फंक्शन अभी हमने जो समझने का प्रयास किया वो थे हमारे मैनिफेस्ट फंक्शंस, जो सीधा सीधा हम बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें क्या देता है, जो कि हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में देखते हैं। लेकिन हेलो लेटेंट फंक्शंस वो होते हैं जो हिडन होते हैं, जो कि हमें अमूमन हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसको यस हेलो sir, there is हेलो lot of disturbance. There is some network issue on your side, sir. यस एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? Sir, there is some problem in network. We are not able to listen you properly. Well, I have already Thank you, sir. Thank you. I am right now. I'm placed in Zirakpur, and there is no doubt some network problem. I apologize for that. I will try my best. I am Earlier, actually near to my window now, and I hope that my voice is audible to each and yes, every sir. one of you. Yes, sir. Now, sir. Thank you. Audible now? Am I audible now? Is Yes, it sir. better now? Yes, sir. पहले से बेहतर है। Okay. All right. ओके ऑल राइट। अगर कभी भी बीच में अगर आपको कुछ लगे कि साउंड क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे उसी वक्त इंटीमेट कर दीजिएगा। आई विल अगेन ट्राई माय बेस्ट। Sure, sir. Sure. Thank you. तो हमने पहले पढ़े थे मैनिफेस्टेड फंक्शंस जो थे एजुकेशन के, कि वो फंक्शंस हैं जो हमें हाँ, जो 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 फंक्शंस जो हैं हम सबको पता है कि हमारी एजुकेशन जो है वो हमें क्या देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें पता नहीं है लेकिन हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो पढ़ने के अलावा अलावा ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे दोस्त जो है मित्र हैं वो भी बनाते हैं। नेचुरली हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कई लोगों से हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो हमारी बन जाती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि बहुत सारे टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रेंडशिप्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसा भी हमने बहुत बार देखा है कि कई लोग जो हैं वो इसी से अपना जो एक लाइफ पार्टनर है वो भी तलाश लेते हैं। बहुत सारी मैरिजेस जो हैं वो हमने देखी हैं कि एक ही एजुकेशन सिस्टम में ही जो लोग हैं वो पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक समय जाके वो मैरिज भी कर लेते, शादी भी कर लेते। तो ये कुछ लेटेंट फंक्शंस हैं एजुकेशन सिस्टम के जो कि हम अदरवाइज नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखने का एक कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पढ़ाई है वो हम सबके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पढ़ाई करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट जरूर मिलता है। कई लोग पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो फैमिली सिस्टम है वो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो बाहर जाएं और पढ़ाई करें। कभी कभार ऐसे सर्कमस्टांसेस हम लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है कि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी दुनिया को किस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और उसको बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका वो होता है हमारा सोशल इंटरेक्शन। हम स्कूल की अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, तो होता क्या है कि टीचर को ये लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मुझे इसके ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये मेरी बात समझता है, इसको मैं जो समझा रही हूँ ये वो उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाता है एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो उस चीज़ को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो टीचर का फोकस जो है उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, और इन अ वे उन बच्चों को ये लगता है क्योंकि टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस कर रही है तो मुझे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप में अंडरमाइन फील करते हैं कि हमें उतने प्रॉपर तरीके से केटर नहीं किया जा रहा है, और उनको साइकोलॉजिकली ये चीज़ लगती है कि पढ़ाई जो है वो मेरे लिए जो है उतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं है क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो
जब अटेंशन जो है वो टीचर ज्यादा देता है जिन बच्चों को, तो उन बच्चों को जो है ऑन द अदर हैंड ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और नो डाउट ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते भी हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन बहुत मिलता है, उनको पीछे से सपोर्ट बहुत मिलता है। उनको ये लगता है कि हाँ, क्योंकि टीचर मेरे को बहुत ज्यादा फोकस करती है, टेंशन देती है, तो नेचुरली मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। दूसरा जो है, एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो है वो क्रिएट हमारा हो जाता है। मैं एक मानना शुरू कर देता हूँ कि यस, आई एम द पर्सन जिसको दूसरे से ज्यादा आता है, दूसरे से ज्यादा जो है उसको इस चीज की समझ है, दूसरे से ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो हम फेस करते हैं। हालांकि इंडिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, लेकिन तब भी हमें ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, जिसमें हमारी कास्ट, हमारी जो जेंडर सिस्टम है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे हमारे देश में कास्टिज्म की प्रॉब्लम जो है वो आज से नहीं है, कई सालों से है, कई सदियों से है, वो चलती आ रही है। और हमें ये लगता है, हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को केवल और केवल उसी स्कूल में पढ़ाऊं जहां पर सिर्फ हायर स्ट्रेटा के ही बच्चे हों, जहां पर एक हायर क्लास के, हायर कास्ट के, अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स है वही पढ़ते हों, तो मेरे बच्चे की सोशलाइजेशन जो है वही होगी। नेचुरली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट वहां पर आता है जिसने अपनी लाइफ में ये चीजें नहीं देखी होती हैं, तो नेचुरली वो चीजें जो हैं दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट जो डिफरेंट जाती है। हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि हमें हर तरह की कास्ट सिस्टम को, हर तरह के रिलीजन सिस्टम को, हर तरह के सेक्स सिस्टम को समझना चाहिए। उसको उसको देखने का हमारा जो नजरिया है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी समझ होनी चाहिए। उससे क्या है कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाज विज्ञान है, वो कारगर हो पाता है। वो हमारे को एक अच्छी तरीके से समाज के बारे में समझा पाता है कि समाज में कितने नए नए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, उनका कल्चर सिस्टम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि सोशियोलॉजी एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करती है कि जैसे ही आप 300 किलोमीटर्स मूव करते हैं अपने देश में, तो वहाँ पर जो कल्चर सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो फूड सिस्टम है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती हैं। आप कभी भी इस चीज को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं अपने एरिया से बाहर को, और थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो कल्चर्स नजर आते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एक ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं जहाँ पे जो आपको बंजारास जो हैं वो नजर आते होंगे। तो बंजारा सिस्टम जो है ये भी एक डिफरेंट सिस्टम है जो कि हम अमूमन देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं हम देखते हैं जो नोमैड्स हैं, जिनको हम बंजारास को हम नोमैड बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने काफिले के साथ बहुत ज्यादा इनके पास लाइफ स्टॉक्स होता है। जैसे इनके पास जो बकरियां होती हैं या गाय भैंसे होती हैं, ये बहुत ज्यादा इनके पास लाइफ स्टॉक होता है। और इनका जो फैमिली सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ इनको जगह मिलती है वहां पर ये कुछ महीने लगा के अपना दूध बेचते हैं, और वहां पे जो लैंड है उसके रेंट्स वगैरह वो अपने अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये अदरवाइज हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम घर के अंदर ही रहते हैं, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हम एक्सेस कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ अपर चीजों की ही बात होती है, अपर सोसाइटी की बात होती है, तो ये चीजें हम लोगों से छूट जाती हैं। पर आपने कभी भी देखा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इस तरह के क्लास सिस्टम से होते हैं, या जिनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा डिफरेंट होता है, हायर होता है, वो इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाती है ऐसे लोगों के साथ। लेकिन वो व्यक्ति हैं जो एक मिडिल क्लास सिस्टम से हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इन लोगों को देखा होता है, इनसे इंटरेक्ट किया होता है। और होता है कि जब जैसे हम गांव में रहते हैं, तो गांव में शायद कुछ ही दूरी पर इस तरह के जो लोग हैं वो हमें दिख जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत कॉमन सी चीज होती है। जबकि उन लोगों ने जिन्होंने इन चीजों को देखा नहीं होता, उनके लिए ये चीजें बहुत नई होती है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी हमारी सोशल इंटरेक्शन के ऊपर काफी एम्फसाइज करती है कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो कैसे और किन लोगों के साथ होती है, ये डिसाइड करती है कि हमारी जो एजुकेशन है उससे हमने क्या ग्रहण किया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जेंडर सिस्टम है हमारा। हाँ, अक्सर हम लोगों ने ये चीज देखी होगी, जो हमारे देश का जो सिस्टम है वो
महिलाओं को बहुत ज़्यादा एजुकेशन देने में बिलीव नहीं करता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक सोशल रेवोल्यूशन जब आया है, जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, एजुकेशन को ग्रहण कर रही हैं। और आज आप देखिए कि महिलाएं जो हैं उन्होंने हर एक प्रोफेशन में अपनी जगह बना ली है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो जेंडर सिस्टम है वो उस समय का नहीं रहा जहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन जो है वो देने के लिए लोग कतराते थे और ये समझते थे कि अगर महिलाओं को एजुकेशन दे दी जाएगी तो शायद ये आगे जाके सेटलमेंट होने में इनके काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी ये सिस्टम जो है वो बदल गया है, और इसके साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, वो भी इसके अकॉर्डिंग बदली है। अभी वो चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले थी, जो पहले हमें देखने को मिलती थी। अभी जेंडर सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी रेगुलेट हो चुका है, और इसको गवर्नमेंट जो है बहुत अपलिफ्ट करती है थ्रू रिजर्वेशन ऑल्सो एंड ऑल दैट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लूंगा और मैं चाहूंगा आप लोगों से सुनना, क्या अभी तक हमने जो पढ़ा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में, उसके ऊपर आपको कुछ समझ पड़ा है, आप पे कोई सवाल है? अगर किसी का कोई भी सवाल है या आप कोई अपनी क्वेरी है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो आप काइंडली अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पूछे ताकि हम सबको समझ पड़ सके। हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने जो एक दूसरे के साथ शेयर किया है, हम लोग रूबरू हुए हैं, उसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है या कोई चीज़ किसी को अगर समझ नहीं पड़ी है तो प्लीज फ्री टू आस्क। हेलो असली जी जी, हेलो आप बताइए। सर, जी गुड जी, मॉर्निंग बताइए। सर। ठीक है, आपका लेक्चर सर जी, गुड मुझे मॉर्निंग, प्लीज अच्छा लग रहा बताइए है, राहुल समझ जी। समझ आ रहा है सर। हाँ 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 सर, कोई हम्म, ठीक क्वेरीज ऐसी नहीं है, आपके लेक्चर से सर क्लियर हो चुकी हैं। बस एक सर एक जानकारी और चाह रहा था मैं कि ऑल एक्चुअली राइट। मैंने ना जो सेंटर मैंने इस बार अयोध्या भर दिया था। चंडीगढ़ सर जी, मेरा सेंटर पहले था, लास्ट मतलब कि प्रीवियस ईयर में। तो सर उसको कैसे मैं अब चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो वहाँ जा नहीं पा सकता बिल्कुल भी। राहुल, इसका इसका इस प्रश्न का उत्तर हम कक्षा के एंड में देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज सुमित जी कंटिन्यू। जी, अ, जी, राहुल के अलावा अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आज के टॉपिक को लेके, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर साहब, तो आप करिए अपना, अगर आगे करना है, वरना तो फिर जैसा भी है। ओके, जी जी देख, मैं हाँ, मैं लास्टली एक चीज के ऊपर और बात करना चाहूंगा यहाँ पे। एक सोशियोलॉजी में हम एक आइडियोलॉजी को हम पढ़ते हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग जो है वो इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करती है कि समाज में कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे फंक्शनल सिस्टम है, फंक्शनल सिस्टम इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता है कि समाज में जो भी चीज होती है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता ही है, ठीक है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो हमारे ऊपर जैसे हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उससे हमारे जो
सोशलाइजेशन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग भी है। जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग है वो समाज में जो चीजें करते हैं, जो देखते हैं, उनसे क्या है वो भी पैदा होता है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो नेचुरली कई चीजें इसमें बहुत क्रिटिकल भी हो जाती हैं, कई चीजें जो हैं वो पॉलिटिकली भी सामने आ जाती हैं। जैसे हमने कई बार न्यूज में ये चीज को सुना है। हेलो सो प्लीज कंटिन्यू। तेजपाल जी, इसमें इको हो रहा है, आवाज जो मैं बोल रहा हूँ मुझे सुनाई वो मिस्टर सुरेंद्र का माइक ऑन हो गया था। विद्यार्थियों प्लीज जब कल कक्षा चल रही है तो माइक ऑन ना करा करें, तो उससे इको हो जाती है। ओके जी कंटिन्यू सर। ओके 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 ओके। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं समाज में, कई बार हमने न्यूज़ में भी सुनी है ये चीज़, अखबारों में पढ़ते हैं कि जो एजुकेशन हमें दी जाती है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वो किस हद तक सही है, ठीक है, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ाने चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें नहीं पढ़ाने चाहिए। तो कभी हम किसी डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें एडवाइस नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें ये होता है कि 10वीं कक्षा में पढ़ लेनी चाहिए। बहुत पर्टिकुलर करते हैं, जब हम कास्ट की बात करते हैं, जब हम जेंडर सिस्टम की बात करते हैं, जब हम रेसिज्म की बात करते हैं, हम जो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्रिएट कि एक वर्ग दूसरे वर्ग की बात नहीं कर रहा है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर देती हैं। हालांकि एजुकेशन जो है वो हम सबके पास है, लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया है जब वो बदल जाता है तो इससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी पैदा होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग है कहीं ना कहीं ये भी हमारे समाज में है और ये काम भी करती है। देखिए, कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि कोई अपना एक रोल है। जैसे फैमिली सिस्टम की हम बात करते हैं तो फैमिली में माता का अपना रोल है, पिता का अपना रोल है, दादा का अपना रोल है, दादी का अपना रोल है, बच्चों का अपना रोल है, भाई का अपना रोल है, बहन का अपना रोल। तो ये जो समझ है हमारी, ये यहाँ से डेवलप होती है कि हम समाज को उस एक नजरिए से देखें जो अनबायस्ड हो, जिसमें फेवरिज्म नहीं हो, जिसमें ये ना हो कि कोई एक चीज अच्छी है और कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं है, और अगर कोई चीज अच्छी नहीं है वो क्यों है, और वो अच्छी अगर नहीं है केवल वो मेरे लिए अच्छी नहीं है कि बाकी सबके लिए अच्छी नहीं। हो सकता है जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए अच्छी ना हो। उसका रीजन यही है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्बाइब किया है, वो एजुकेशन सिस्टम इन चीजों के ऊपर एम्फसाइज करती है कि एक पर्टिकुलर चीज जो है वो अच्छी है और एक पर्टिकुलर चीज जो है वो अच्छी नहीं है। इसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें हमारा फेथ बेस्ड भी जो है, हमारा जो विश्वास है वो इन्वॉल्व हो जाता है कि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देता हूं, जब हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात करेंगे उसमें भी इस चीज की चर्चा होगी। व्हाट इज गॉड? क्या हमने गॉड को देखा है कभी? कभी हमने गॉड को फिजिकली देखा है? नहीं देखा है। हमने उनको देखा है मंदिरों में देखा है, मस्जिद में देखा है, गुरुद्वाराज में देखा है, चर्चेज में देखा है। और हमारा एक बिलीफ सिस्टम जो है, एक फेथ सिस्टम जो है, एक हमारी सोशलाइजेशन जो है वो यहाँ पर काम करती है। बचपन से ही हमें ऐसा बनाया गया है कि हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ये रिलीजियस सैंक्टिटी है। लेकिन कभी भी हम बात करते हैं कि गॉड को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं उसको। सिमिलरली हम लोग अपना जो जो बिलीफ है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में वो हम बनाते हैं। उसमें हमारा एजुकेशन जो है, हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं जहां पर हम एज ए ह्यूमन बीइंग समाज को रिसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार मैं पॉज लेना चाहूँगा
और मैं जानना चाहूंगा कि आप में से अगर किसी को भी किसी तरह की कोई भी चीज समझ नहीं पड़ी है या आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप अपना चैट बॉक्स में वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं वो लिख देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपकी एड्रेस करूं एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि जो नोट्स हैं, आप सभी के पास अपनी इग्नू के जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल होंगी। और अगर फिजिकल बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज जो हैं वो जरूर अवेलेबल होंगी, जो कि इग्नू की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर उसको पढ़ने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आपकी कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ इसमें हेजिटेट नहीं करना है आपको। जब भी आपको लगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम अपना सेशन जो है आज का यहाँ पर एंड भी कर सकते हैं। हेलो 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 जी जी, बताइए बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है, मेरे पास मैसेज आया था और मैं थोड़ा लेट भी जुड़ पाया। मेरे पहले कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम थी। तो सर ये हमारी भी क्लास है, आप तो क्या डेली लेंगे या चैप्टर वाइज, कैसे थोड़ा बताएंगे सर प्लीज इसके बारे में? बेसिकली ये जो क्लासेस हैं वीकेंड्स पर ही मैंने रखी हैं, और उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइडली मैंने ये देखा है कि हमारे जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब्स भी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो मंडे से फ्राइडे तक अपनी जॉब्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो सैटरडे और संडे वो ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई टाइमिंग्स वगैरह आपको पर्टिकुलरली सेट करनी है, ये टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हैं, या आप अपने जो रीजनल सेंटर हैं मिस्टर तेजपाल हैं, आप उनसे भी बात कर सकते ठीक है सर। और सैटरडे संडे का सर टाइमिंग यही है हैं। वैसे दूसरी जो आज चीज़ की ये है थी? कि अभी तो हमने टाइमिंग्स यही रखी हैं, एक क्लास हमने सैटरडे की रखी है और एक क्लास हमने संडे की रखी हुई है। अगर इसके अलावा आपको और भी कभी क्लासेस लेनी है तो आप शेयर कर सकते हैं कब और किस समय आपके लिए क्लासेस लगाना कन्वीनियंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपके लिए सेट कर सकते हैं। बिफोर मैं आगे चलूँ, मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही हमारी जो क्लास थी वो शुरू हुई थी, तो मिस्टर तेजपाल ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन क्लास में, वो अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना जो नाम है वो शेयर करेंगे। तो मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो जरूर शेयर कर दे प्लीज चैट बॉक्स में, ताकि हम आपकी जो एक वर्चुअल अटेंडेंस है वो इसमें लग जाए। राइट सर, उसके बारे में लास्ट टाइम है तो बता देते अगर आप क्लास ओवर कर रहे हैं तो। उसके मेरे एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के बारे में। हाँ, मैं यहाँ पर मिस्टर तेजपाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर आपकी क्वेरी को एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इस क्वेरी में मुझे लगता है उनका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर तेजपाल। तो मैं जी रिक्वेस्ट सर। करूंगा तेजपाल जी से कि एक बार इनकी हेलो क्वेरी को एड्रेस जरूर कर दें। हेलो हमारे बीच में हेलो रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता जी बताइए। वो मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। स्टूडेंट ने अभी क्वेरी किया है एग्जाम। राहुल, एक बार अपनी क्वेरी को दोबारा रिपीट कर दें। सर मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने ना इस हेलो। टाइम इस बारी जून में जो एग्ज़ाम, हेलो आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम, और लास्ट जी टाइम मैंने चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दिया था
प्रीवियस ईयर का। इस टाइम जी। इस ईयर मैंने ना अयोध्या एग्जाम सेंटर अपना, तो अच्छा। फिर मेरे को हाँ जून में मेरे को वहाँ जाना था, बट अब जून में आपको पता है लॉकडाउन हो गया पाया, तो मैं जी। वापस चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन तो आप नेट पे वापस देखता हूँ चंडीगढ़ में ही इग्नू की करना साइट चाहते पे। हैं? हाँ जी मैम। वापस आप चंडीगढ़ में ही करना चाहते हैं? मैम हाँ जी। यस मैम। यस अच्छा, मैम। तो एक्चुअली क्या है, अभी तो देखिए आपको पता है अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो नया शेड्यूल जो है वो हमारे पास अभी नहीं आया है। तो जब हमारे पास नया शेड्यूल ओके। आ जाएगा तो उसके बाद ही जो है हम अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही हम आपको बता पाएंगे कि अलाउ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद आप एक बार हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना जो है वो देखें। क्योंकि ये जो हम अलाउ करते हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द जो अवेलेबिलिटी एग्जाम सेंटर पे सीट्स की होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम अभी ठीक है नहीं मैम। आपको कुछ कह पाएंगे। जब अनाउंस हो जाएगी हमारा शेड्यूल तब आप जो है रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक हेलो, यू मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। जी जी जी। हेलो। थैंक यू मैम फॉर एड्रेसिंग द क्वेरी। मैं फिर से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को लेके अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैंने चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और अपना कांटेक्ट नंबर जो है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं तो प्लीज फील फ्री टू सेंड अ क्वेरी थ्रू ईमेल। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 24 आवर्स में ही आपकी क्वेरी को एड्रेस कर दूं। लक्षिता कुछ कहना चाह रहे थे? लक्षिता जी पाल, लक्षिता पाल कौन? कुछ कह रहे थे? हेलो। किसको क्या? जी बोलिए। हेलो। हेलो। जी लक्षिता। मैम मैं सरजीत है मेरा नाम। हेलो। अरे लक्षिता हेलो। जी अपना क्वेश्चन रखें, हेलो हेलो से आगे बढ़े। जी सर, वो नोट्स कहाँ और कब सबमिट होंगे? असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। डॉक्टर नूरल प्लीज। हाँ जी। भाई लक्षिता जी ये बताइए आपका कौन सा ईयर है, आपने कब एडमिशन लिया है? सेकंड ईयर सर। आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए। सर 1553755582। ओके 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 ओके, तो आप एग्जाम देने जा रही हैं इसमें जो जून में जो अभी एग्जाम होने जा रहा है? जी सर। तो अभी आपको नोट्स ये तो पता जमा नहीं नहीं हुए कैसे? ना अभी सर, वो हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। अरे लक्षिता, एडमिशन असाइनमेंट पूरे चंडीगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये आफत है, और पूरे हिंदुस्तान जानता है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स हो रहा है। लिंक जो है असाइनमेंट का लिंक जो है वो हमारे, सुन लीजिए पहले, वो पीडीएफ उसमें जो है हमारी वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे भी है। अगर नहीं है तो आप मुझको अपना ईमेल भेज दीजिए, मैं उस पर लिंक और किस तरीके से आपको उस पर अपलोड कर सकते हो वो मैं भेज दूंगा। तो अपना ईमेल जो है अभी चैट बॉक्स में आप लिख दो सही से, पूरा सही स्पेलिंग करके, और उसको जो कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट बनाने हैं उनको अपने मोबाइल से या स्कैन करना है, स्कैनर से। मोबाइल में कैम स्कैनर होगा, उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा। फिर उस चीज को गूगल फॉर्म है जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगी या यूआरएल में पेस्ट करके वो खुल जाएगा और उस पर अपलोड कर देंगे, बस आपके सबमिट हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। थैंक यू। तो लेकिन उसकी लास्ट डेट जो है 30 जून है, 30 जून तक कर दीजिए उसको। ओके, थैंक यू सो मच। तो अपना ईमेल जो है भेज दीजिए। जी थैंक यू सो मच। हाँ जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद सुमित जी आपका भी। जी तेजपाल, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी अपना एनरोलमेंट जो है वो शेयर नहीं किया है, तो आप एक बार काइंडली सबको बोल दीजिए कि अपने जो एनरोलमेंट नंबर है वो एक बार शेयर कर लें चैट बॉक्स में, ताकि उनकी एक वर्चुअल अटेंडेंस जो है वो लग जाए यहाँ पे।
और लक्षिता, ये असाइनमेंट का लिंक जो है तेजपाल जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको ले लीजिए। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, अब एंडिंग करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी जुड़ने के लिए। Right. Thank you very much, Tejpal ji. Thank you all the students. Yeah, thank you very much. Thank you everyone. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।